हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लेक्चर नंबर है अपना 2। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने डिस्कवरी की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज अपना हेडिंग है, पहली हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ E अपॉन M रेशियो। डिटर्मिनेशन ऑफ E अपॉन M रेशियो। E और M रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये होता क्या है, क्या बलाई, थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी तो सिर्फ हमें क्या पता लगा कि भाई कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, अभी सिर्फ इतना पता लगा। और अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो। अब हम उसका क्या निकालना चाह रहे हैं? उसका चार्ज और मास का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। उसके चार्ज का और उसके मास का रेशियो कितना होगा वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या होगा। ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। कौन सा चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान रखना बेटा, इसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं इसे हम लोग। किसे? चार्ज और मास के रेशियो को। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं अब? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो। हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी नहीं पता है, हमने तो सिर्फ अभी डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर। उसका चार्ज कितना होता है नहीं पता, उसका मास कितना होता है नहीं पता। लेकिन अब हम जो हैं वो निकालना चाह रहे हैं उन दोनों का रेशियो कितना है। हम ना चार्ज निकालेंगे ना मास निकालेंगे, हम उन दोनों का डायरेक्टली क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। गिवन बाय जे थॉमसन। एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने इस रेशियो को फाइंड आउट किया था। स्पेसिफिक चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज उन्होंने हमें निकाल के दिया था। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोल रहे हैं। ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एम यानी इलेक्ट्रॉन का मास। उस रेशियो को हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग इफ ए, मैं एक बात लिखा रहा हूं, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये एपरेटस था उनका, अभी मैं इसे समझाऊंगा क्या होगा। ठीक है, इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस of V volt is applied, then kinetic energy of particles will be काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है क्या? 9th में कराया क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। नहीं पता तो पता दे कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv²। बेटा वैसे ये वाला जो टॉपिक है E/m का रेशियो, हम जो कैलकुलेट होके आएगा, जो रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट, वो याद रख लेते हैं। कैसे आया वो मैं करा तो रहा हूं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कभी नहीं पूछेगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, वरना तुमसे सिर्फ एंड रिजल्ट पूछेगा भाई होता कितना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ चीजें इसमें फिजिक्स से रिलेटेड है जो अभी तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फॉर्मूला डेरिवेशन में जरूरत पड़ती है। मैंने बोला है अगर मैंने कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी अगर लगाई, तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कौन से? कैथोड रेज के पार्टिकल्स। किससे निकलते हैं? कैथोड से निकलते हैं। तो जो कैथोड रे के पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली अब तो पता लग गया कैथोड रे के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन है। तो उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv²। लेकिन वहां पे तुम देखोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, वो है E इंटू वी। क्या फॉर्मूला है? E इंटू वी। वी क्या है यहाँ पर? वोल्टेज। अगर V वोल्टेज लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी चार्ज इंटू वोल्टेज। ई क्या है उस इलेक्ट्रॉन का? चार्ज है बेटा, ध्यान रखना। ई जो है दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला और होता है काइनेटिक एनर्जी का कि उसका चार्ज और इनटू वोल्टेज। चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर ई, वोल्टेज है वी, ठीक है, ई इंटू वी। तो यहां से बेटा ई अपॉन एम कितना आ जाएगा, यहां से बेटा ई अपॉन एम जो है वो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ई अपॉन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल वी, वी स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखना, थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है, ये स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी, ये क्या वेलोसिटी, और ये क्या है वोल्टेज। स्मॉल वी तो है वेलोसिटी और कैपिटल वी है वोल्टेज, वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक, ई अपॉन एम आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2v। इस इक्वेशन को हम रख के छोड़ देते हैं, काम आएगी तो यूज कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ई अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2v। समझ गए? ओके। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा ध्यान से देखो, ये कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट ही है। कैथोड रेज यहां से चलेंगी, एनोड की तरफ जाएंगी। अब मैंने क्या बताया था, मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखाया होगा जब कैथोड की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कराई होगी कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो कैथोड रेज सीधी जाती हैं। मतलब एक कैथोड रे यहां से निकली और वो कैसे चली गई, सीधी चली गई। कैसे चली गई, सीधी चली गई, जब ये मैग्नेट नहीं थी। मैग्नेट है नहीं, मान लिया पहले ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, तो कैथोड रेज जो यहां से चलेगी वो सीधी जाएगी। वो किस पॉइंट पर मिलेगी, बी पॉइंट पर मिलेगी। किस पॉइंट पर मिलेगी, बी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, मान लिया अगर अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दी। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, सिर्फ अभी पहले लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो मान लिया कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो गई और ए पॉइंट पे जा मिली। सीधी नहीं चली, कहां पे चली गई, ए पर चली गई। मतलब वो डिफ्लेक्ट यहां से चली, यहां से चली और डिफ्लेक्ट होके ऊपर चली गई। ठीक है, जब क्या लगाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, और मान लिया अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो भी डिफ्लेक्ट होंगी, यहां से चली और वो मान लिया कहां से चली गई, पहुंच गई सी पे पहुंच गई। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो ए पे पहुंच रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो कहां पे पहुंच रही है, सी पे पहुंच रही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन रेज को कहां पे खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। मैग्नेटिक फील्ड उन रेज को कहां पर खींच रहा है, यहां पर खींच रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां खींच रहा है। अगर मैं दोनों ही लगा दूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो तो उन रेज को इधर खींच रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो इनको यहां खींच रहा है। अगर मैं दोनों की वजह से जो फोर्स है वो बराबर कर दूं तो रेज की कैसे चली जाएंगी, सीधी चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है वो तो रेज को यहां खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स जनरेट हुआ है वो रेज को यहां खींच रहा है। अगर मैं दोनों से जनरेट होने वाले फोर्स को बराबर कर दूं तो एक यहां खींचेगा, एक यहां खींचेगा, तो वो फिर कैसे जाएंगी बेटा, वो सीधी चली जाएंगी। वो कैसे चली जाएंगी, सीधी। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे लगा दूं जिसकी वजह से फोर्स बराबर हो जाए तो रेज वापस से कैसे चली जाएंगी, सीधी चली जाएंगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं लग रहा होता ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली सीधी जाती। अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड लगता तो उनका फोर्स यहाँ पे खींच लेता, अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड लगता तो वो फोर्स यहाँ खींच लेता। लेकिन अगर मैंने फोर्स बराबर कर दिया दोनों से की वजह से, तो रेज ना यहाँ जा पाएंगी ना यहाँ जा पाएंगी, वो कैसे चली जाएंगी, सीधी चली जाएंगी। इस तरफ से भी खींच रहा है, इस तरफ से भी खींच रहा है, तो सीधी चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये सब कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं अब, नाउ नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are applied are applied such that such that such that these rays pass without any deviation, without any deviation। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगा रहे हैं जिससे कि रेज जो है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाए, बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाए। और ये सिर्फ तभी होगा, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन
when Fe is equal to Fm, Fe is equal to Fm। इसका मतलब क्या है? Fe is equal to Fm का मतलब, इसका मतलब है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बेटा सारे के सारे फिजिक्स के टर्म्स हैं, हम ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है क्योंकि सारी चीजें तुम फिजिक्स में करोगे ही करोगे। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए ये तभी रेस, अगर यहाँ का फोर्स बराबर हो जाएगा तभी रेस सीधी जाएंगी। ठीक है, तो फिर Fe, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो बेटा मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें काम तो पढ़ोगे तो तुम फिजिक्स के अंदर। फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इंटू कैपिटल ई। ये E क्या है बेटा? ये E है चार्ज, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड E इंटू B इंटू कैपिटल B। ये क्या है बेटा? अब थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़े नए नए टर्म्स आ रहे हैं, ये फॉर्मूले सारे के सारे फिजिक्स में ड्राइव भी होंगे। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? वो होता है चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? चार्ज इनटू वेलोसिटी, इन चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या? ई चार्ज है, वी क्या? वेलोसिटी है, और ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? यहां से ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो स्मॉल b है वो कितना आ जाएगा? कैपिटल E अपॉन B, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, कंफ्यूज मत होना। E है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E तो है अपना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और B क्या है बेटा? वो है अपना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो E अपॉन एम किसके इक्वल है? वी स्क्वायर अपॉन 2v के। तो इस v स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा, देयरफॉर E अपॉन m इज इक्वल टू v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब E स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन 2v, 2 कैपिटल V। ये अपना बेटा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ये अपना फॉर्मूला आ गया। E अपॉन m इज इक्वल टू E कैपिटल E स्क्वायर आया कहां से बेटा? इस फॉर्मूले से। स्मॉल v स्क्वायर, v की जगह मैंने क्या लिख दिया? E स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन 2v अपॉन 2 कैपिटल V। ठीक है, E क्या है? E है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और B क्या है? V है वोल्टेज। ठीक है, और अब हम क्या होता क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइंटिस्ट ने लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड भी साइंटिस्ट ने लगाया हुआ है। तो उन दोनों की स्ट्रेंथ उसे पता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उसे पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उसे पता थी, और किस वोल्टेज की बैटरी लगाई है वो भी पता थी। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या आ जाएगा? E अपॉन एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E अपॉन एम आ जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? E अपॉन एम आ जाएगा। समझ गए? हाँ या ना? ठीक है, तो यहां से किसकी डिस्कवरी हो गई बेटा? E अपॉन एम की डिस्कवरी हो गई। therefore specific charge E upon m for an electron is equal to, और जो ये निकल के आया था वो निकल के आया था बेटा 1.756 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्स पर केजी। अभी तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, और मास की यूनिट मैंने यहाँ पे लाई की है केजी। ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्स और मास की ऐसा यूनिट केजी। तो यहाँ से जो चार्ज और मास का रेशियो निकल के आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आता है 1.756 इंटू 10^11 कूलम्स पर केजी। ठीक है, ये स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्म, इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है, ध्यान रखनी है तुम्हें, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पता होनी चाहिए। कितनी वैल्यू आती है बेटा? 1.756 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्स पर केजी। ठीक है, ये होती है। यहीं से स्पेसिफिक चार्ज निकल गया,
फिर डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, वो डिस्कवरी हम करते नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत तो इसकी भी नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। ये मैंने करा दिया है, जिसको अगर कोई समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए सिर्फ एक नॉलेज के लिए बताया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला जो है वो ऐसा नहीं कि तुम्हें याद रखना, बिल्कुल याद मत रखना, बस आया कैसे, डेरिवेशन कैसे हुआ, तो ये आया। हमें इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होता है, साइंटिस्ट को पता था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया, वोल्टेज कितना लगाया, तो उससे उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहां से फिर मैं अब और लिख देता हूँ, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये भी पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। एक और लिख रहा हूं बेटा मैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए ही चाहिए। एक हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, एक हो गया चार्ज, और एक हो गया मास। ध्यान रख लोगे इस बात को, हाँ जी। एक इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक, जिसको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता, कभी काम नहीं आएगा आईटी के लिए, कभी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये 3 पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ये होता है, चार्ज ये होता है, और मास ये होता है, ठीक है। ये तीनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, हाँ वो भी लिखा देता हूँ। हाँ जी, नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का बेटा, नेचर ऑफ चार्ज वो होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की भी डिस्कवरी हो गई, और उसके सारी बातें कैलकुलेट हम लोगों ने कर ली, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे, अगला टॉपिक है अपना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्कवरी ऑफ, हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा, हाँ जी। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था उसका एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ भी क्या करते हैं बेटा, यहाँ भी वही है, एपरेटस बना लेते हैं बेटा। एक ग्लास शेप की ट्यूब होगी, ठीक है, एक ग्लास शेप की ट्यूब होगी, दो मेटल की प्लेट्स लगा दी जाती हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक किससे, एक बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या भर देते हैं, यहाँ पर कोई गैस भर देते हैं, यहाँ पर क्या भर देते हैं, गैस भर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक ZNS की स्क्रीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ZNS की स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये मैंने कल भी बताया था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एनोड, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कैथोड। कल भी बताया था, एनोड और कैथोड, ठीक है। और इसके अंदर क्या भर दिया, एक गैस भर दी है, ठीक है। और ये जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, कैसा है, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब इसके अंदर पोर्स है, क्या है इसके अंदर, पोर्स है बेटा इसके अंदर। और ये कौन सी स्क्रीन है, ये अपनी ZNS की
फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, पता है, कल ही बताई थी कि भाई इस पे कोई पार्टिकल आएगा तो चमकेगा, टकराएगा तो चमकेगा, ठीक है। और ये कैसा है, ये परफोरेटेड है, कैसा है, परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे भाई कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब मैं पूरा वापस नहीं लिखा रहा हूं, करते क्या है, जैसे ही वी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे वी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, होगा क्या, जैसे ही तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे, तुम्हें पता है कैथोड से क्या निकलती है, रेज निकलती है, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। जैसे तुम कराओगे, क्या निकलेंगे यहाँ से, रेज निकलेंगी, कौन सी रेज, कैथोड रेज, कौन सी रेज बेटा, कैथोड रेज, यहाँ से कैथोड रेज मूव कर रही होंगी, इससे इधर से इस तरफ, लेकिन ये तो कौन सी रेज होंगी बेटा, ये तो होंगी अपनी, कौन सी, सारे लोग बोलेंगे ये तो कौन सी रेज है बेटा, ये है अपनी कैथोड रेज, क्योंकि ये किससे निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, ठीक। ओके, कैथोड रेज में पता चल गया कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड रेज के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक। तो जैसे ही तुमने वी वोल्टेज अप्लाई किया, यहां से कुछ पार्टिकल्स निकले जो हमें पता लगे, हमें पता है कौन से, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकले, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ बाहर जा रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर क्या भरी है, गैस भरी है, ये जो है वो क्या है, गैस है, मैं लिख देता हूँ, ये जो यहाँ अंदर भरी है मैंने, वो गैस भरती है, गैस भरती है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी से, किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, क्या हुआ है बेटा, जैसे ही तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कैथोड के अंदर से क्या बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कैथोड रेज इधर से उधर मूव करने लगी, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इन गैस के पार्टिकल्स पे टकराएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, ये क्या बाहर निकल रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, क्या बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स गैस के पार्टिकल से टकराएंगे, और जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब गैस के पार्टिकल से टकराएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल से टकराएगा, तो वो गैस को ना बेटा आयनाइज कर देगा, क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, आयनाइज कर देगा मतलब क्या हुआ, आयनाइज कर देने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, क्या बाहर निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ठीक है। कि जैसी, भैया होता क्या है, अभी मैं बताऊंगा, एक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग 11th में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल किसी मेटल से टकराता है, या मतलब मैंने, छोड़ो इसको, छोड़ो पार्टिकल मेटल से टकराने वाला बात भी छोड़ो, जब भी किसी एलिमेंट पर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी जाती है, अब इतना सोचो, जब भी किसी पार्टिकल पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है ना, तो उस पार्टिकल में से ना इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो तभी तो आयंस बनते हैं, तुमने कैटायन पढ़े, एनायन पढ़े, तो क्यों पढ़े, क्योंकि उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उस एलिमेंट में से। तो होता क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब इन पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स पर टकराते हैं, तो वो गैस में से ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो कैसे आयंस बन जाते हैं, अब बेटा गैस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, G+ बन जाएगा, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को और अच्छे से लिखना चाहता हूं, तो क्या रिएक्शन होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, तो गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, G से G+ बाय स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन गैसियस पार्टिकल्स। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स इन गैस के पार्टिकल्स पर टकराए, तो उस गैस के अंदर से उसने क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन, गैस जो है आयनाइज हो गई, आयनाइज हो गई मतलब गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, G+, ठीक है। तो इसका मतलब इस कैथोड, इस ट्यूब के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स भी आ गए, इसके अंदर पार्टिकल्स आ गए G+ वाले, कौन कौन से, G+ के आयंस इसके अंदर आ गए, मतलब इस, अब बहुत सारे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल से टकराएगा, उसमें से निकालेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसके अंदर मतलब इस ट्यूब के अंदर
इस ट्यूब के अंदर कौन कौन से आयंस भी प्रेजेंट हो गए, G+ के आयंस आ गए। अब ये बताओ, अगर बहुत सारे G+ के आयंस इसमें प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव है। और इन पर चार्ज क्या है, आयंस पर पॉजिटिव, इन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयंस जो हैं वो किस तरफ भागेंगे, इस तरफ या इस तरफ? ऑब्वियसली पॉजिटिव किसकी तरफ भागता है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव किस तरफ भागता है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव भागेगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो आयंस हैं G+ के, वो किस तरफ भागने लगते हैं बेटा, ये सारे के सारे किस तरफ भागने लगते हैं, कैथोड की तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, और इन रेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं रेस को हम लोग बोलते हैं बेटा एनोड रेस। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनोड रेस, जो किससे बनी होती हैं, मेड ऑफ G+। किसकी बनी होती है एनोड रेस, G+ की। किस तरफ से चलती है बेटा, किस तरफ से चलती है, एनोड से चलती हैं। किस तरफ जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं। एनोड से चलती है, कैथोड की तरफ जाती हैं, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया मैंने, एनोड रेस। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, कि कैथोड रेस जो थी वो तो कैथोड में से ही निकल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। कैथोड रेस जो थी उनमें तो इलेक्ट्रॉन थे, वो निकला कहां से था, इस कैथोड से ही, इस मेटल की प्लेट से ही निकला था। लेकिन ये जो एनोड रेज हैं, ये जो एनोड रेज हैं, वो एनोड से नहीं निकली हैं, एनोड से नहीं निकली हैं, वो तो गैसियस आयंस हैं। लेकिन फिर भी इनको एनोड रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये एनोड से चल रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया है, एनोड रेज बोल दिया है। क्या बोल दिया है, एनोड रेज बोल दिया है, ध्यान रखोगे। इसलिए ही इनका नाम हमने क्या दिया है, एनोड रेज दिया है। समझ गए। कैथोड रेज ओरिजिनेट भी कैथोड में से होती हैं, लेकिन एनोड रेज ओरिजिनेट नहीं होती हैं एनोड में से, वो तो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई दिखती हैं। किससे बनी होती हैं, गैसियस आयन से बनी होती हैं। ठीक है, नेचर कैसा होता है एनोड रेज का, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। कैथोड रेज का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स क्या है, अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है वो मैं लिखा देता हूं। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा रिजल्ट्स क्या हैं, पॉइंट्स क्या क्या हैं, एनोड रेज, बेटा ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कैनाल रेज, इनका दूसरा नाम है कैनाल रेज। समझ में आना चाहिए, एनोड रेज और कैनाल रेज दोनों बोलते हैं इनको। एनोड रेज यानी कैनाल रेज आर या डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, है ना, बहुत जरूरी बात है, डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, these do not originate from anode, but these travel these rays travel from anode to cathode। बस ये रेस ट्रेवल करती है एनोड से कहां तक, कैथोड पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये रेस ट्रेवल करती है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ या properties of या characteristics of anode rays, characteristics of anode rays depend on nature of gas present in the tube, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड रेज में क्या लिखाया था मैंने, कैथोड रेज में लिखाया था कि उनकी प्रॉपर्टीज इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रोड किसका है और गैस कौन सी भरी है, लेकिन एनोड रेज इस बात पे जरूर डिपेंड करती है कि ये गैस कौन सी है। क्यों, क्योंकि बेटा एनोड रेज बनी किसकी होती है, गैसियस आयंस की बनी होती है। अगर ये बताओ यहाँ नियोन है तो Ne+ आएगा, हीलियम है तो He+ आएगा, ऑक्सीजन है तो O+ आएगा। तो क्या सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, बिल्कुल नहीं। गैस अलग अलग हो गई तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी।
इसका मतलब ये गैस एनोड रेज की प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करती हैं, गैस कौन सी भरी गई है इसके अंदर। क्यों? बिकॉज दीज आर simply made of these are simply made of gaseous ions। तो ये रेज किससे बनी होती हैं, गैसियस आयंस की बनी होती हैं। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है बिहेवियर ऑफ दीज रेज। अब बेटा ऑब्वियसली कौन से आयंस हैं इसमें, गैसियस पॉजिटिव आयंस में, गैसियस पॉजिटिव आयंस भी लिख देता हूं, गैसियस पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इन रेज का जो नेचर होगा, बिहेवियर ऑफ दीज रेज is opposite to that of electron, is opposite to that of electron। मतलब इन रेज का जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्यों होगा बिल्कुल अपोजिट, क्यों होगा बेटा? ऑब्वियसली क्योंकि कैथोड रेज में चार्ज कैसा था, नेगेटिव, इन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो बिहेवियर कैसा होगा, अलग ही होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन थे, कैथोड रेज में क्या थे, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, उन पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचर तो अपोजिट ही होगा ही होगा, बिहेवियर तो इन रेज का क्या होगा, अपोजिट होगा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन is obtained from हाइड्रोजन। और कौन सा आयन होगा, H+। सबसे लाइट और सबसे छोटा जो पॉजिटिव आयन होगा वो होगा H+ आयन। कौन सा आयन, H+। मतलब यहाँ पर मेरे को कौन सी गैस भरनी है, हाइड्रोजन गैस भरनी है। यहाँ पर कौन सी गैस भरनी है बेटा, हाइड्रोजन गैस भरनी होती है। तो उसने क्या किया, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी गैस भर दूं, हाइड्रोजन गैस, तो कौन से आयंस बनेंगे, H+ आयन। और इन H+ आयंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, विच आर नोन एज प्रोटॉन, नोन एज प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसी को हम लोग, इसी को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, विच आर नोन एज प्रोटॉन। समझ गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी गैस भरते हैं, डिस्कवरी, प्रोटॉन की जब डिस्कवरी करी थी, हाइड्रोजन गैस भरते हैं। तो कौन से आयंस बनेंगे, H+ बनेगा। कौन सा बनेगा, H+। और इस H+ को ही क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। H+ मतलब क्या, प्रोटॉन। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। H+ के अंदर, सॉरी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन H+ का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ उस पे प्रोटॉन बचा। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रोटॉन इस H+ में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक प्रोटॉन ही बचेगा। मतलब चाहे H+ बोल लो चाहे प्रोटॉन बोल लो, एक ही बात है। H+ का मतलब ही क्या है, प्रोटॉन। तो किसकी डिस्कवरी भी हो गई बेटा, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई, जहां पर हमने कौन सी गैस भरी, हाइड्रोजन गैस भरी। ठीक है, गैस बदलते जाओगे तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज भी बदलती चली जाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।